हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PSK क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, इस चैप्टर को हिंदी में कहेंगे फसल प्रबंधन, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ओके, तो अब आप इसमें समझ ही गए होंगे कि इसमें फसल यानी क्रॉप, इसके बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस यानी 5th में 4th क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि जो प्रोसेस होती हैं, बट आपने इसे डीपली नहीं पढ़ा। तो जो आपकी 8th क्लास है, इस 8th क्लास में थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि हमारे जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में जो कैरेक्टर होते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा बूझो। बूझो यानी कन्फ्यूज़न, जो आप सभी की सोच है। यानी जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपके दिमाग में जो सवाल उठते हैं, वही सवाल बूझो शेयर करता है। ओके, और पहेली है उसका आंसर। ओके, तो अब हम जल्दी से चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो went to their uncle house during the summer vacation। देखिए, इस लाइन को अगर हम हिंदी में समझें तो पहेली यानी ये गर्ल एंड ये यानी इसका ब्रदर बूझो, ये दोनों गए अपने अंकल को। देखिए, हिंदी में कहते हैं अंकल का अर्थ होता है आपके मामा, फूफा और आपके चाचा। तो आप अंकल में तीनों में से कोई भी रैंडमली कोई भी आ सकता है। ओके, तो अंकल्स हाउस यानी वो अपने अंकल के घर गए। तो समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों में सब अपने गांव जाते हैं, ऐसी पहेली बूझो भी गए। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, जो उनके अंकल हैं वो फार्मर हैं यानी किसान यानी कृषक। ओके, वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, स्किल, शोवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। देखिए, एक दिन वो खेत में उन्होंने देखा कि कुछ टूल्स यानी औजार, देखिए टूल्स को हिंदी में कहते हैं औजार। तो वो औजारों में कौन कौन से, खुरपी, स्किल, शोवल, प्लग। ओके, तो ये सारे औजार हैं, इन्हें खेत में देखा। तो इन औजारों को देखने के बाद बूझो, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि एक क्वेश्चन है। तो बूझो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। देखिए, ये जो बूझो है ना, बूझो जानना चाहता है कि ये बूझो है ना, तो जानना चाहता है कि इन फुल ये जो टूल्स हैं इनका यूज़ कहाँ होता है। ओके, तो इसमें दे रखा यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। देखिए, आप सभी ने पढ़ा है कि जितने भी सजीव हैं सभी को जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत है यानी भोजन की ज़रूरत है। देखिए, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ओके, वो भोजन कई प्रकार का हो, मतलब जो भोजन है वो कई सोर्स से प्राप्त हो सकता है। ये सब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब मैं आपको बता चुका हूँ क्लास 6 और 7 के फर्स्ट चैप्टर्स और सेकंड चैप्टर्स में। ओके, तो ये जो चैप्टर जिस चीज़ पर रिलेटेड है मैं ओनली आपको वही बता रहा हूँ। ओके, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड। देखिए, हमने 6th क्लास में पढ़ा था जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ ग्रीन होती है, उनके ग्रीन होने के पीछे कारण होता है जो उनकी सेल्स होती हैं, यानी सेल यानी छोटी से छोटी इकाई। अब मान लीजिए ये एक दीवार है। ओके, तो जो दीवार होती है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनती है। तो वो ईंट, उनमें से एक ईंट कहलाएगी आपकी छोटी से छोटी यूनिट। तो वही यूनिट सेल। ऐसे हमारा शरीर भी छोटी से छोटी सेल से बना है। उन्हीं सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, प्लांट सेल्स के अंदर। ओके, जो लीफ में पाई जाती हैं, और वही क्लोरोफिल मदद करती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, जिसके द्वारा लीफ पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाती हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, बल्कि मैंने आपको इसमें भी डीपली बता दिया। बट अगर आपने 6th और 7th के वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में पढ़ने में। ओके, एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड सो वेयर। देखिए, जो एनिमल और ह्यूमन है ना, वो इसमें दे रखा है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। देखिए, जो भोजन खुद नहीं बना सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो गलत दे रखा है, जो ह्यूमन होते हैं वो अपना भोजन तो खुद ही बनाते हैं। जैसे आपके जो
पेरेंट्स हैं वो भोजन बनाते हैं, बट उन्हें वो भोजन, मान लीजिए आपके घर में रोटी बनती है, ओके, तो जो रोटी बनती है मैं मानता हूँ कि वो रोटी है वो आपके पेरेंट्स मतलब आपकी मदर बनाती हैं, बट वो जो रोटी किस चीज़ से बनती है? रोटी बनती है आपके फ्लोर से, फ्लोर बनता है आपका व्हीट से, व्हीट आते हैं आपके प्लांट से। तो कहीं ना कहीं अगर आप डीपली जाओगे, जितना गहराई में जाओगे, पीछे जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि जो आप फूड खा रहे हो या तो वो प्लांट प्रोडक्ट होगा या वो एनिमल प्रोडक्ट होगा। तो आपके जो फूड के दो ही सोर्स होंगे, प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। तो जो कहीं ना कहीं ह्यूमन और एनिमल है ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ओके। और अब इसमें दे रखा है आपको, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू नॉट ईट फूड। देखिए जो इसमें आपको दे रखा है ना, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। देखिए तो जब ये ह्यूमन और प्लांट हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, तो फिर इन्हें भोजन मिलता कहाँ से है? क्या ये बिना भोजन के रहते हैं? नहीं, इन्हें तो भोजन चाहिए होता है, ये भोजन तो लेते हैं। फिर इन्हें भोजन मिलता कैसे? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था 6th क्लास के चैप्टर में कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, फिर भी इन्हें भोजन की ज़रूरत होती है और ये भोजन प्राप्त करते हैं एनिमल से और प्लांट से। लेकिन इस बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर पॉइंट पे एग्रीकल्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर का आपका बेसिक यूनिट है, बिल्कुल बेसिक, यानी बहुत इजी। और सबसे, जैसे नहीं कहते आप कि घर बनता है तो उसमें नींव मेन होती है, नींव के बिना घर नहीं बनता, उसी प्रकार से ये जो आपका चैप्टर है तो ये एग्रीकल्चर वाले जो पार्ट है उसमें आपका सबसे मेन है, ओके। तो इसे आप अच्छे से समझें और ये बाकी आपको ना इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा ना बोरिंग है, कुछ भी नहीं, ओके। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वायर टू नॉट वी हैव ईट फूड, ओके। तो उसमें दे रखा यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plant or animal or both. देखिए इसमें आपको दे रखा है कि जो हमारा, आपको पता ही है कि जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर को, एनर्जी जो होती है वो हमारे शरीर को हेल्प करती है, मदद करती है इन सारी प्रक्रियाओं को करने में, फंक्शंस को करने में। मान लीजिए अभी आप बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है। वो एनर्जी मुझे कहाँ से प्रोवाइड होती है? फूड से प्रोवाइड होती है। आप मान लीजिए सिंगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, सब के लिए आपका जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी आपको फूड से प्रोवाइड होती है और एनर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपको डाइजेशन यानी पाचन तंत्र, रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र, एक्सक्रेशन यानी जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें एक्सक्रेशन एक प्रोसेस होती है, ओके। तो ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वह एनर्जी मिलती है फूड से और वो फूड हमें प्लांट और एनिमल, या तो हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ओके। तो फिर एक कन्फ्यूजन आई है बूझो को, उसे भी देख लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। देखिए तो बूझो कह रहा है कि अगर सबको ही भोजन की ज़रूरत है तो फिर सबको भोजन प्रोवाइड कैसे हो पाता है इतने बड़े देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को। मान लीजिए हमारे देश की जनसंख्या है 137 करोड़, ओके। तो इतने 137 करोड़ में से मतलब इतने सारे लोगों कितना खाना खाते होंगे, ओके। तो इतना सारा भोजन कैसे प्रोवाइड होता है ये हर बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन इसी से तो अब आपको आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है, तो इसका आंसर देते हुए पहेली कह रही है फूड हैज़ बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। देखिए जो फूड होता है ना वो प्रोड्यूस यानी उसका उत्पादन, फूड को बनाया जाता है लार्ज स्केल यानी बड़ी मात्रा में, ओके। तो इतना तो आप सभी को पता ही लग गया होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, लेकिन अभी आपको भी कुछ कन्फ्यूज़न होगी, ओके। तो इसको पढ़ते हैं, पढ़ने से कन्फ्यूजन ख़त्म होती है और समझने से सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म होते हैं, ओके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, देखिए जो फूड प्रोवाइड कराना है लार्ज पॉपुलेशन को, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। देखिए सभी को भोजन पहुंचाना यानी भोजन का प्रबंधन करना और डिस्ट्रीब्यूट यानी उन सबको भोजन
बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी यानी अनिवार्य टाइप का होता है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो अब आपका फर्स्ट पॉइंट आ चुका है यहाँ पर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये जो आपका पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, आप इसे बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना। ओके, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनोगे, वीडियो को स्किप करेंगे, तो स्किप करने से आपको कई सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि आपकी छूट जाती हैं। ओके, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात हर बार बता चुका हूँ, जो आपके साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर जो आपको येलो कलर में ये बॉक्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा डीपली अच्छे से समझना होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो हम इस बॉक्स को पढ़ते हैं। इस बॉक्स में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि टिल 10,000 BCE पीपल वर nomadic. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruit and vegetable and started hunting animal for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crop. Thus was born of agriculture. देखिए, आज से हम थोड़ा जो पहले हम जाते हैं, मतलब आज से कुछ कई वर्षों पहले अगर हम जाएं, तो हमने देखा होगा कि जो मान लीजिए हमारे पूर्वज, मान लीजिए जो सबसे पहले आप समझ लीजिए अर्ली मैन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो अर्ली मैन होते हैं ना, यानी आदि मानव, वो लोग क्या करते थे? कच्चे फल, कच्ची सब्जियाँ, इन चीज़ों को खाते थे, शिकार करते थे, उसके बाद उनका मांस पकाकर खाते थे। लेकिन तब ये सब नई तरह से आप लोग आजकल रोटी, सब्जी, ये चीज़ें पका के खाते हैं, तब ये चीज़ें नहीं होती थी। ओके, तो तब उसमें ये प्रोसेस दिखाई गई है कि सबसे पहले फ्रूट्स, वेजिटेबल और जो शिकार किया जाता था, उसके कई समय बाद लोगों ने जो ज़मीन होती है उसको जोता यानी कल्टीवेट किया। उसके बाद जो चावल होते हैं यानी राइस का उत्पादन हुआ, व्हीट का हुआ, उसके बाद फूड क्रॉप यानी यहीं से फसल की शुरुआत हो गई। तो तभी से शुरुआत हुई है एग्रीकल्चर की, यानी कृषि की। तो इसमें एग्रीकल्चर पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझें और चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसमें आपको भूले ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। देखिए, जब एक ही प्रकार के प्लांट, मान लीजिए जो आपने चावल के पौधे उगाए, सभी चावल के ही तो पौधे उगाएंगे। ये थोड़ी कि मान लीजिए आपने चावल के उगाए, कहीं आपने टमाटर उगा दिए, कहीं भिंडी उगा दी, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ ओनली चावल या फिर ओनली गेहूँ उगाएं बड़ी मात्रा में। ओके, तो बड़े लार्ज स्केल, तो इसमें आपका मेन पॉइंट आ रहा है सेम काइंड एंड लार्ज स्केल ऑन वन प्लेस, एक ही जगह पर। ओके, तो वो चीज़ कहलाती है क्रॉप यानी फसल। तो ये आपका फर्स्ट अभी तक का कीवर्ड में जाने वाला फर्स्ट पॉइंट आपका बन चुका है क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स द ऑल द प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर डेट ऑफ व्हीट। देखिए, आपने गेहूं की फसल देखी होगी, तो गेहूं की फसल में क्या होता है? जब आप गेहूं की फसल देखते हो, तो जब आप वहाँ आपको एक ही प्रकार की फसल मिलेगी, यानी सभी प्लांट आपको व्हीट के मिलेंगे, तो वो कहलाएगी आपकी क्रॉप ऑफ व्हीट यानी गेहूं की फसल। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक कैरल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। देखिए, जो आपकी क्रॉप होती है यानी फसल, वो हर प्रकार की होती है, अनाज की, सब्जियों की, फल की। दीज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिक सीजन इन विच दे ग्रो। देखिए, ये कई चीज़ों में बांटी जाती हैं, इनके सीज़न के थ्रू इन्हें बांटा जाता है। ओके, मतलब इस सीज़न में ये अच्छी ग्रो होगी, अच्छे फल लगेंगे। मान लीजिए जैसे गाजर, आपने सुना होगा, गाजर का जो सीज़न होता है, मटर का सीज़न होता है सर्दियों का होता है, आम का, तरबूज का सीज़न गर्मियों में होता है। अगर यही आम को मान लीजिए आप सर्दियों में उगाओगे तो सर्दियों में लगेंगे नहीं। अगर आपने इन्हें कैसे भी कृत्रिम तरीके से उगाया, तो मतलब वो प्राकृतिक
स्वाद, प्राकृतिक रूप से जितना खूबसूरती आती है, स्वाद आता है, वो चीज़ नहीं आ पाती, इसीलिए इनको सीज़न वाइज उगाया जाता है। ओके, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनके सीज़न कौन कौन से होते हैं। ओके, इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अकॉर्डिंग दीज ए रिच। देखिए, जो इंडिया है ना, ये बहुत जो मतलब खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया काफ़ी आगे है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रेनफॉल भी है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी, यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपकी वीडियो जो हम आपको वीडियो जारी है, ये वीडियो का पार्ट 1 है। हमने क्लास 8 की जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। शायद इसके 3 से 4 पार्ट भी बन सकते हैं, या 2-3, जितने भी पार्ट बनेंगे ये आपका पार्ट 1 है। उसके बाद अगर पार्ट टू होगा, उसका पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम पार्ट 3 बनाते हैं, पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, पार्ट 2 की वीडियो में आपको इसके डिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे। ओके, एक और वीडियो बनाते हैं हम इंट्रोडक्शन सेक्शन की, यानी जिसमें इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, उसका जो लिंक होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी हम इस साइंस के हर चैप्टर की आपको हर चीज़, यानी इम्पोर्टेंट नोट, फुल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज, तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो इनके वीडियोस के अगर आप लिंक इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज हम पढ़ चुके थे, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी हमने ये सब पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे variety of crops grow in different part of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, देखिए, जो ना वैरायटी ऑफ क्रॉप, देखिए क्रॉप की भी कई वैरायटीज़ होती हैं, कई भागों में, कई क्वालिटी टाइप की जो होती हैं ना, उन भागों में उगते हैं। मतलब गर्मियों में, जैसे नहीं, अगर आप आम को गर्मियों में, आम का जो वो सीज़न है, ग्रोइंग सीज़न, वो गर्मी है, समर है, समर सीज़न, अगर आप आम को समर सीज़न में उगाओगे तो उसकी अच्छी क्वालिटी होगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो हमें अभी आपको नहीं पता होगा, तो इसमें देखिए इनको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। आपको फर्स्ट पार्ट है खरीफ। तो खरीफ क्रॉप, जो क्रॉप्स 2 प्रकार की होती हैं, यह आपको पेपर में 99.9% ज़रूर आता है क्रॉप्स के बारे में। अगर आपका इस चैप्टर से अगर आएगा तो एक तो आपकी क्रॉप की डेफिनेशन आ सकती है, तो उसे भी आप अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से 2-3 बार नोट डाउन कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। क्रॉप 2 प्रकार की होती हैं। क्रॉप हैज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप, सेकेंड इज़ रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप विच आर शो इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। देखिए, वो फसल जो रेनी सीजन में उगती है, जो रेनी सीजन में उत्पादित की जाती है। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। देखिए, जो आपका जून है, जून टू सितंबर, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो आपके 4 महीने हैं, 4 महीने में जो फसलें उगाई जाती हैं वो आपकी खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं, लाइक पैडी, माइज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये सारी खरीफ क्रॉप्स हो गई। ओके, आई होप आपको खरीफ क्रॉप समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी आप इसको और भी अच्छे से अगर आपको रटना है तो रटने का आपके पास एक और ट्रिक है। ट्रिक कैसा? देखिए, इसमें दे रखा है खरीफ, ओके, और इसमें आपको सीज़न दे रखा है रेनिंग, यानी बारिश, जो बारिश का सीज़न होता है। ओके, तो आप इसे याद कर सकते हो, खारिश। अगर आप ये खारिश वर्ड याद कर लो, खारिश वर्ड का मतलब, देखिए, ये जो आपका खारिश वर्ड है, ये खारिश, तो ये जो आपका खारिश वर्ड हो गया ना, खारिश, तो देखिए इसमें आपका आ रहा है खारिश।
अगर यहाँ पे खा की जगह होगा बा तो बारिश, और खारी से आपको हो जाएगा खरीफ, और रिश से आ जाएगा बारिश। तो दोनों वर्ड्स को अगर आप याद कर लोगे तो एक ही वर्ड में दोनों का मीनिंग आपको याद हो जाएगा। ओके, आप खारिश वर्ड को याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा बारिश, यानी बारिश के सीज़न में। ओके, चलते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप को भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपका रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन October to March and called Rabi crop. Example of Rabi crop: wheat, gram, pea, mustard and linseed। देखिए जो रबी क्रॉप्स होते हैं ना, ये सर्दियों के सीज़न में यानी विंटर सीज़न में, शरद, तो अक्टूबर टू मार्च यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इतने सभी महीनों में जितनी भी फसल उगती हैं वो रबी कहलाती हैं। एग्जाम्पल हैं इसके चने, गेहूँ, मटर, मस्टर्ड यानी सरसों। ओके, बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रो ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। ओके, तो अभी मैंने आपको जो खरीफ क्रॉप होती है इसका ट्रिक बताया, लेकिन आपको रबी क्रॉप का ट्रिक नहीं बताया। तो रबी क्रॉप का भी ट्रिक बता देता हूँ। रबी क्रॉप का आपका जो ट्रिक है वो है शराबी। अब आप कहेंगे शराबी, कुछ आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए क्रॉप कौन सा है आपको, राबी, और शरद, शरदी, तो हो गया ना। तो एक ही वर्ड में आपका दोनों का मीनिंग आ रहा है, जिससे आपको दोनों को रिलेशन, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो इससे आप इसे याद कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आया है, अभी हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था, अब आपका ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये पॉइंट भी काफ़ी रहने वाला है। अब बूझो ने इतना सब कुछ पढ़ा भी बूझो ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बूझो की एक कन्फ्यूज़न आएगी, उसे भी देख लेते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन विंटर सीजन। देखिए जो पैडी है वो कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप, तो ये विंटर सीजन यानी रबी क्रॉप क्यों नहीं हो सकता। अब ये कन्फ्यूज़न आपके भी दिमाग में आई होगी कि इसी की जो रबी क्रॉप के जो जितने भी वो हैं, रबी क्रॉप के जो जितने भी जो फसल हैं वो खरीफ क्रॉप के सीज़न में क्यों नहीं उग सकती। ओके, डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन आपको देगी पहेली। ओके, पैडी रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रो ओनली इन द रेनी सीजन। देखिए जो पैडी होती है ना, पैडी को वाटर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वाटर तो आपको रेनी सीजन में ज़्यादा मिलेगा, विंटर सीजन में ना थोड़ी मिलेगा, तभी पैडी को रेनी सीजन में उगाया जाता है। देखिए जो इतने भी आपके क्रॉप्स हैं ना, सभी के पीछे इनका जो वातावरण यानी इनके जो क्लाइमेट से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। देखिए जो राइस जैसे मान लीजिए आपके गेहूँ हैं, ये आपके गर्मी यानी समर, ग्रीष्म काल में भी आपके ग्रीष्म का जो सीज़न होता है ना, इसमें आपके उग सकते हैं, क्योंकि जो गेहूँ होते हैं ना पानी की कम ज़रूरत होती है, लेकिन चावल को ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से ये सीज़न से नहीं बल्कि इनको रिक्वायर यानी इन्हें ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं। ओके, पढ़ते हैं हम आगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्ड सर्वल्स एक्टिविटी अंडर टेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। You many find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. These activities, task and refer. Okay, देखिए ये आपको एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी को हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी इसे आप समझ सकते हो कि जो कृषि होती है ना, कृषि करने की प्रक्रियाएं। जैसे आप खाना बनाते हैं, मान लीजिए आपके घर रोटी बनती है, तो रोटी के सिर्फ रोटी थोड़ी बन जाती है, रोटी बनाने के लिए कई कई प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आटे को पानी में मिक्स करना, फिर उसे गूँथना, फिर बेलना यानी रोलिंग, फिर उसे बेक करना, उसके बाद उसे सेकना, ये सारी प्रक्रियाओं से तो बनती है। और ये प्रक्रिया लाइन वारी से होती है, यानी इन एक
ऑर्डर टर्म में होती हैं, जिससे मान लीजिए आपने इसे आटे को आप पहले थोड़ी ना पकाने लग जाओगे, पहले इन्हें आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये जो आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी कुछ इसी तरीके से हैं। अगर आप इन्हें समझ जाएं तो आपको ये पेपर में 100% आती हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इनकी लिस्ट है, तो मैं इन्हें आपको अच्छे से डीपली आपको समझा देता हूँ, जिसमें आपको इससे रह के कोई भी इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट ना रहे। इसे मैं जूम कर देता हूँ, ये थोड़ा जूम करने के लायक है, जिसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए आपका पूरा क्लियरली आ रहा है। ओके, तो अब इसे तो देखिए, फर्स्ट आपका प्रोसेस हो गई, पहली प्रक्रिया आपकी जो हो गई प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। देखिए जो आपकी फसल होती है वो कहाँ उगती है, सॉइल पे उगती है। फिर उर्वरक। ओके, तो इसमें आपका हो गया सोविंग यानी बीज बोना। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, जितने भी ये प्रोसेस है ना, ये साथ की साथ इन सातों को ना आपको इसी जिस लाइन से लग रहे हैं उसी लाइन से करना है। इनकी लाइन नहीं बिगाड़नी कि आप इन्हें ऊपर नीचे कर दो। ऊपर नीचे कर दोगे तो मान लीजिए आपने प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल बीच में कर दिया, तो फिर आप सीधा बीज थोड़ी बोने लग जाओगे। इसको अगर आप समझोगे ना तो आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहानी की तरह समझ लीजिए। पहले मैं इसे समझा देता हूँ, बाद में कहानी की तरह समझा देता हूँ। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करो, उसमें बीज बोने होते हैं। ओके, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए मैन्योर क्या होता है, मैन्योर होते हैं आपकी खाद, फर्टिलाइजर होता है उर्वरक। देखिए दोनों काम एक ही करते हैं, बट मैन्योर जो है वो होती है प्राकृतिक, और जो आपकी फर्टिलाइजर जो है यानी उर्वरक, ये आपकी होती है मैन मेड। ओके, तो जो आपकी मैन्योर बनती है आपके वेस्ट मटेरियल से, यानी आपके सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, इन चीज़ों से। और जो आपकी फर्टिलाइज़र है आपकी फैक्ट्रीज़ में बनती है। लेकिन इनके काम क्या होते हैं कि जो हमारी फसल होती है, आपने सुना ही होगा कीड़े लग गए, फसल बर्बाद हो गई, इन चीज़ों को रोकने के लिए ये दवाइयाँ होती हैं जो डाली जाती हैं, जो कीड़ों को मार देते हैं, कीटनाशक। ओके, फोर्थ आपका हो गया, थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ है आपका इरिगेशन, सिंचाई। आपने सबको पता ही है जो भी पौधा है उसे पानी की ज़रूरत होती है, तो शुरुआत में उनको पौधों को पानी दिया जाता है। आपने उनमें खाद डाल दी, खाद छिड़क दी, अब उसके बाद आपको पानी देना है यानी सिंचाई करनी है। सेकंड, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। देखिए प्रोटेक्टिंग का मतलब तो आपको पता ही हो गया होगा कि इससे सुरक्षित करना है, इनसे संभाल के रखना है। पर वीड का क्या मतलब है, सीड का मतलब आपको पता था आज तक, सीड यानी बीज, पर वीड माने होता है खरपतवार। खरपतवार का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा, आपने खेत में कई ऐसे पौधे होते हैं जो बिल्कुल काम के नहीं होते, कुछ समझ ही नहीं आता, झाड़ी सी कुछ काम की नहीं होती, तो वो आपके खरपतवार आ जाएंगे, यानी जो बिल्कुल किसी काम के नहीं होते और हमारे पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं वो और अपने अंदर ले लेते हैं। ओके, उनको ज़्यादा चूसते हैं, तभी इन्हें हटा देना चाहिए। उसके बाद आएगा हार्वेस्टिंग। छठा, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है इनकी कटाई। उसके बाद इन्हें जो इनकी मशीन होती हैं, इनसे इनको गेहूं को अलग करना, भूसा अलग करना। ओके, तो ये थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, बस आपको इकट्ठा हार्वेस्टिंग दे दिया। ओके, स्टोरेज यानी जब आपके गेहूं तैयार हो गए, चावल तैयार हो गए, जो भी तैयार हो गया उसे स्टोर कर देना, बस। तो आपकी इतनी इजी प्रोसेस थी। अगर मैं आपको इसे कहानी के वाइज बताऊं तो कहानी के रूप में आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको खेती करनी है तो खेती करने से पहले एक किसान गया, मान लीजिए एक किसान है, ये आपका किसान है, इसे खेती करनी है, तो खेती करने के लिए सोच रहा है कि पहले मैं ज़मीन देखता हूँ, ज़मीन कैसी है जिस पर मैं खेती करूँगा, जिस पर मैं अनाज उगाऊँगा, वो ज़मीन कैसी है। पहले वो ज़मीन की सॉइल तैयार करेगा, यानी उसे जोतेगा, अच्छे से तैयार कर लेगा, जो मतलब बंजर ज़मीन होती है यानी जो बहुत कठोर होती है। फिर उसके अंदर बीज कैसे जाएंगे, है ना, तो इसीलिए ज़मीन को जोती, उसने जोत दी। अब जोतने के बाद क्या करना है, उसके अंदर बीज डाल दिए, पर बीजों में कीड़े ना लग जाएं तो उसने दवाइयाँ डाल दी यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद उसने इरिगेशन यानी सिंचाई कर दी, पानी कर दिया जिसमें पौधे उगे। और उसके बाद जब पौधे उसके उग गए, तैयार हो गए, लेकिन उनको खरपतवार से ही बचाना होता है,
चेकिंग करना रहता है, मतलब देखते रहो कहीं खरपतवार ना उग रही हो तो उसे हटा दो। उसके बाद जब आपकी फसल तैयार हो गई उसे कटाई करो, उसके बाद उसे मशीन में डाल के गेहूँ अलग भूस अलग, उसके बाद उन्हें स्टोर कर लिया। बस छोटी सी प्रोसेस है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने मज़े मज़े में से समझ लिया। ओके, तो अब इसे पढ़ लेते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। देखा, यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा। अब आपने बस समझ तो लिया प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, पर आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा कि प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल मतलब सॉइल। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल वाला मतलब हम आपको समझाएंगे। ओके, तो प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल इतना तो समझ ही गए हो कि इस मिट्टी की तैयारी करना, मिट्टी को तैयार करना खेती के लिए। बढ़िया है, और आगे पढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. देखिए, जो हम मिट्टी को तैयार करने के लिए इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला चरण होता है, सबसे मेन टास्क होता है, जिसमें जो रूटें हैं ना वो आपने सुना होगा, रूटें जो होती हैं ना, जो जैसे आपका पौधा ऊपर को फैलता है बढ़ता है, ऐसी ना रूटें नीचे की तरफ बढ़ती हैं। तो तभी तो बढ़ेंगी जब ज़मीन नरम होगी, तो उसी ज़मीन को नरम करने के लिए ये सब किया जाता है। और आगे पढ़ते हैं। फिर आपको क्या दे रखा है द लूज सॉइल अलाउड द रूट ब्रेथ इजीली इवन दी गो टू डीप इनटू द सॉइल। ओके, इसमें सॉइल के अंदर इजीली जा सके, जो रूट्स हैं फैल सकें। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउड टू द रूट ब्रेथ इजीली, जो आप मतलब रूट जो सॉइल की लूजनेस होती है वो रूट को ब्रेथ के लिए अलाउ कैसे कर देती है, मतलब क्यों उसके लिए ईजी होती है। द लूजनेस ऑफ सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। देखिए, जो सॉइल के अंदर ना माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं। देखिए, माइक्रोब्स के बारे में आपको डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको क्लास 8 के नेक्स्ट चैप्टर में हम यही बताएंगे कि जो माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। बट अभी आपको इतना ही बता देते हैं कि जो सॉइल होती है इसके अंदर जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसके वो भी जो रूट्स हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और अर्थवर्म होते हैं यानी केचुए, जो कि हमारे जो प्लांट होते हैं इनको भी मदद करते हैं। These organisms are friends of the farmer since the further turn and loosen the soil and add human to it. But why the soil need to tuned and looseness? देखिए, ये जो अर्थवर्म है और आपकी जो माइक्रोब्स हैं ये जो फार्मर है इनकी मदद करते हैं, क्योंकि अभी हमने 7th क्लास के चैप्टर में पढ़ा था, जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो उसके रूट्स होते हैं, उनके अंदर नूडल होते हैं जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नूडल्स के अंदर भोजन बनाता है, फूड बनाता है, और जो नाइट्रोजन होती है वो वहीं से एंटर करती है, तो नाइट्रेट गैस बनती है जिससे पूरे प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है। ओके, वही नाइट्रोजन लीफ में जाती है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम भी तो एक बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया काम आ रहा है। ओके, तो ये बैक्टीरिया भी इसकी मदद कर रहा है। अब इसमें दे रखा है द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रो ऑफ अर्थवर्म। ओके, ये हमने पढ़ लिया है, आगे पढ़ेंगे। You have learned classes the soil contain mineral, water and air, some living organism in addition, dead plant and animal can decompose by soil organism in this way. Variation nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients again absorb the plant. देखिए, जो ना अभी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो सॉइल होती है इसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डेड प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं वो सॉइल्स में दब जाते हैं, तो सॉइल्स के अंदर इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं जिसे जो रूट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, उसके बाद सिंस ओनली ए फ्यू centimeters of top layer of soil support plant grow, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant use nutrient thus. तो प्लांट को जो रूट को इसीलिए ज़रूरत होती है क्योंकि जो रूट मान लीजिए जो आपकी
ये आपका इतना सरफेस है, ओके। ये आपकी मिट्टी है, ये मिट्टी बिल्कुल ठोस है। इसके अंदर आपका बीज आपने फेंका तो बीज ऊपर का ऊपर रह गया, तो आपका ना पौधा उगेगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप इसी ज़मीन को और इतना ज़्यादा खोद खोद के जो आप जुताई करते हैं, जुताई करने से क्या होता है, मिट्टी के पोल ऐसे तैयार हो जाते हैं जो कि मिट्टी को बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं, बिल्कुल मिट्टी ठोस नहीं रहती, ओके। उसके बाद आपने अगर कोई बीज डाला तो बीज अंदर चला जाएगा, और जो प्लांट है उसकी जब जड़ें फैलेंगी तो वो जड़ें काफ़ी अंदर तक जा सकती हैं। तो यहीं पे जो प्लांट है उसको रूट की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो प्लांट के रूट होते हैं उनको इसीलिए ज़रूरत पड़ती है जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले ज़्यादा गहराई में जाके, ओके। तो यहीं पे आपका चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपको पार्ट 2 में, जिसके अंदर हम आपको आगे की प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इजी वीडियो के साथ।